नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। मेरा नाम है मनदीप। आज शक संवत 1947 है और विक्रमी संवत 2082 है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 11 अप्रैल 2025 और वार है शुक्रवार। जय मां भवानी। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश, मंडियों में भीगा गेहूं, 2 जिलों में ओले भी गिरे। प्रदेश में मौसम खराब, बारिश की संभावना फिलहाल बनी हुई है। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को 15 अप्रैल तक मिलेंगी किताबें। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सीएम ने कही बड़ी बात, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा पीपीपी में सुधार करने का एक और मौका मिला है, फटाफट करवा ले ठीक, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में 126 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का टेंडर हुआ पास। जिनकी जमीन जाएगी मिलेंगे करोड़ों रुपए, बताएंगे कहां कहां से होकर गुजरेगी ये रेलवे लाइन। प्रदेश में नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं, अब कटेगा सीधा भारी चालान, बताएंगे किस चीज का कितने का चालान कटेगा। हाईकोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला, एचपीएससी और एचएसएससी की पुरानी भर्तियों पर भी पड़ सकता है व्यापक असर, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में बिजली को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, इन थर्मल प्लांटों में स्थापित होगी 2 नई यूनिट, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में हुड्डा का करीबी बनेगा नेता प्रतिपक्ष, हाईकमान उनकी नाराजगी पर रिस्क नहीं लेना चाहता। अगले साल खाली होंगी राज्यसभा की 2 सीटें, बताएंगे पूरी खबर। सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का हो उपयोग, प्रदूषण में कमी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, बताएंगे पूरी खबर। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया गया, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विशेष विमान की लैंडिंग, सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया, बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कल दोपहर बाद हरियाणा के कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया, जिसमें सोनीपत, जींद, भिवानी, चरखी दादरी के बाढ़ड़ा, सिरसा के डबवाली, फतेहाबाद के रतिया और भूना शामिल है। इन क्षेत्रों में बारिश हुई, जबकि रतिया और जींद के नरवाना में 3 से 5 मिनट तक ओले भी गिरे। बारिश के कारण सोनीपत और चरखी दादरी के बाढ़ड़ा की अनाज मंडियों में रखा गेहूं बुरी तरीके से भीग गया और मंडियों में पानी भी भर गया, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त कई जिलों में तेज आंधी चलने से धूल मिट्टी भी उड़ रही है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि 11 अप्रैल को भी हरियाणा और पंजाब में गरज के साथ तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। मौसम में यह बदलाव 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके साथ ही कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और यह 36 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ 9 अप्रैल की रात से सक्रिय हुआ है, जिसके कारण बादलबाई और बूंदाबांदी हुई है। 14 अप्रैल के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 4 अप्रैल से 10 अप्रैल की सुबह तक प्रदेश के केवल 3 जिलों महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और रेवाड़ी में मामूली बारिश दर्ज करी गई। इस अवधि में प्रदेश में औसतन 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 2.5 मिलीमीटर जो है वो बारिश होनी चाहिए थी, जो सामान्य से लगभग 90% कम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करी और बैठक में ये घोषणा करी कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को आगामी 15 अप्रैल तक उनकी सभी पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को किसी विशेष बुक शॉप से ही किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई करेगी और बाजार में दुकानें चलाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों को कहीं से भी किताबें खरीदने की स्वतंत्रता होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्री ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर स्कूल, तकनीकी और उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी हुई है। मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में उल्लिखित विषयों को प्राथमिकता देने और उन पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में स्कूल की वर्दियों को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि इस संबंध में भी मनमानी की खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों को अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसा न करने पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा और कार्रवाई भी करी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है उसे जल्द पूरा भी कर लिया जाएगा।
हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी परिवार पहचान पत्र पीपीपी, जिसे हम फैमिली आईडी भी कहते हैं, में अब संशोधन का मौका मिल रहा है। अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के तहत यदि आपकी फैमिली आईडी में कोई भी गलती या कोई गलत जानकारी है या आप कोई उसमें बदलाव करना चाहते हैं, जैसे नाम जोड़ना, नाम हटाना, फैमिली आईडी को अलग करना, एक साथ आईडी बनवाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज और शर्तों का पालन करना पड़ेगा, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट, पत्नी का नाम जोड़ने, डेथ सर्टिफिकेट, सदस्य हटाने के लिए आधार कार्ड में अपडेटेड मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड शामिल हैं। सभी दस्तावेजों की ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ ले जाएं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी बदलाव नियमों के अनुसार ही होंगे। गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, इसलिए केवल अधिकृत केंद्र, विशेषकर नजदीकी सीएससी पर जाकर ही यह प्रक्रिया पूरी करें। सीएससी पर फॉर्म भरकर, दस्तावेज जमा कराकर, लाइव फोटो खिंचवाकर और निर्धारित फीस देकर आप अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवा सकते हैं। किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचने की सलाह भी दी गई है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर 5700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। 126 किलोमीटर लंबा डबल ट्रैक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन ये है। यह पलवल से सोनीपत के हरसाना कला तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के बिल्कुल समानांतर चलेगा और मुख्य रूप से माल ढुलाई के लिए इसे डिजाइन किया गया है, जिससे प्रतिदिन 5 करोड़ टन माल परिवहन संभव होगा। इस कॉरिडोर पर 15 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जो सोहना, मानेसर, न्यू पलवल और खरखोदा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को कनेक्टिविटी देंगे और स्थानीय व लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाएंगे। HORC में 11 मीटर ऊंची 2 सुरंगें भी शामिल है, जो डबल स्टैक कंटेनरों के परिवहन को आसान करेंगी। यह परियोजना हरियाणा के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी, लॉजिस्टिक्स सुधरेगी और माल ढुलाई की लागत व समय कम होगा। यह दिल्ली एनसीआर में दैनिक यात्रियों के लिए भी एक तेज विकल्प प्रदान करेगी, जिससे दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी। ट्रेनों की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। परियोजना के लिए 665 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका है और फर्रुखनगर के पास निर्माण कार्य तेजी से चल भी रहा है। रेलवे अधिकारियों का लक्ष्य इसे 2025 के अंत तक पूरा करने का है। भारत में सड़क सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है, जहां लापरवाही के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा देते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने 2025 से नए और सख्त ट्रैफिक नियम लागू किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों को कम करना है, नागरिकों को सुरक्षित रखना है। नए नियमों के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल और दोबारा पकड़े जाने पर 15,000 रुपए का जुर्माना या 2 साल की जेल या दोनों हो सकते हैं। रेड लाइट जंप करने पर अब आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए, जबकि ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना वैध लाइसेंस गाड़ी के चलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। हालांकि डिजी लॉकर और एम परिवहन जैसी सरकारी ऐप में डिजिटल लाइसेंस मान्य है। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिक ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं से बचे, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें आयोग ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने HPSC की उस नीति को गलत ठहराया था, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद कैटेगरी के अनुसार 4 गुना और फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद 2 गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का प्रावधान था। यह मामला प्रमिला नामक अभ्यर्थी द्वारा याचिका से जुड़ा हुआ है, जिसने PGT मैथ विषय के लिए आवेदन किया था। प्रमिला BCB कैटेगरी से थी और उसे स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया था, जबकि सामान्य श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कम अंक लाए थे उन्हें बुला लिया गया था। इस भेदभाव के खिलाफ प्रमिला ने याचिका दायर करी थी। 28 जनवरी 2024 को जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच ने आयोग की इस नीति को गलत ठहराया था। हालांकि HPSC ने इस निर्णय के खिलाफ अपील करी, लेकिन 9 अप्रैल 2025 को जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने अपील को खारिज कर दिया। यह फैसला HPSC के साथ साथ HSSC की भर्तियों पर भी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ऐसी ही नीतियां वहां भी लागू है। हालांकि अब आयोग के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प अभी भी बचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट की थर्मल यूनिट का शिलान्यास जो है वो करेंगे। बिजली मंत्री अनिल विज ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जनता के लिए पानी, शौचालय, पार्किंग सुरक्षा और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विज ने प्रधानमंत्री के रूट प्लान, VIP टॉयलेट, मीडिया सेंटर और मंच व्यवस्था की भी चर्चा करी। उन्होंने कहा कि यह थर्मल यूनिट प्रदेश के लिए लाभदायक होगी, क्योंकि यह सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है और पर्यावरण प्रदूषण कम करेगी। सरकार खेदड़ और पानीपत थर्मल पावर प्लांट में भी नई यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही है। विज ने कहा कि हरियाणा बिजली के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर है और सरकार इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने प्रदेश में पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है।
हरियाणा में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को जल्द लेकर कोई फैसला हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के ही नेता प्रतिपक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है, लेकिन इस बार हुड्डा खुद नहीं बल्कि उनके करीबी को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। सबसे प्रबल दावेदार 7 बार के विधायक डॉक्टर रघुबीर कादयान माने जा रहे हैं। पार्टी में उनके अनुभव और वरिष्ठता को देखते हुए हाईकमान उन पर दांव खेल सकता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर 2024 को आए थे, लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं हुई है। चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक में हाईकमान को अधिकार दिए गए थे, फिर भी फैसला लंबित रहा और 2 विधानसभा सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के गुजर चुके हैं। चर्चा में थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा और पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई के नाम भी है, लेकिन उनकी दावेदारी जो है वो कम मानी जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी को लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में हाईकमान उन्हें साइडलाइन कर यह संदेश देना चाहता है कि हरियाणा कांग्रेस केवल हुड्डा पर निर्भर नहीं है, साथ ही गैर जाट नेताओं से में असंतोष से बचने की भी कोशिश है। राज्यसभा की 2 सीटें अप्रैल 2025 में खाली हो रही हैं, जिनमें से एक पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है, मगर इसके लिए हुड्डा का समर्थन जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस संतुलन साधते हुए हुड्डा गुट से ही नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा कर सकती है, जिससे भीतरघात से बचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है। वह 30 अप्रैल तक सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी को अपनाने पर प्रस्ताव पेश करें। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि दिल्ली में 60 लाख वाहन अपनी वैध आयु पूरी कर चुके हैं, जबकि एनसीआर में 25 लाख वाहन अभी भी ऐसे चल रहे हैं। कोर्ट ने रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल पर 3 महीने में अध्ययन पूरा करने को कहा है, ताकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। 2008 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ताब्बुर राणा को अमेरिका से कल भारत लाया गया। विमान ने कल दिल्ली में लैंड किया। न्यूज एजेंसी आईएनएस के मुताबिक अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां से राणा को सीधे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हेडक्वार्टर में ले जाया गया। NIA हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया हुआ था। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। हालांकि अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। जांच एजेंसी NIA और खुफिया एजेंसी रा की एक ज्वाइंट टीम राणा को लेकर बुधवार को अमेरिका से इंडिया के लिए रवाना हुई थी। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। आपका दिन मंगलमय हो।